नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां चमोली के पीपलकोटी में स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना सामने आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में लगी है। जानकारी के अनुसार 3 किलोमीटर लंबी टनल के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में भूधसाव के कारण लंबा मलबा और पानी आने से उसमें काम करने वाले मजदूर फंस गए थे। घटना के दौरान कुल 22 लोग फंसे थे, जिनमें से 12 घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। घटना में अभी तक 7 लोगों की मौत हुई, जबकि बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। वहाँ तो है ही नहीं, जब अब बैक करने की जगह पे हेलो, तो ये चमोली से बड़ी घटना आपको बता रहे हैं। टीएचडीसी से खबर है, जहां पे 7 मजदूरों की कल टनल में एक हादसा हो गया था, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 की तलाश अभी भी जारी है। 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर जायजा लिया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। जो कुल 22 लोग ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। टनल है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, ये टीएचडीसी की टनल है। ये करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब शाम इसमें एक मलबा आया है, जिसमें मलबा और पानी काफ़ी मात्रा में आया है। इसमें जो शिफ्ट काम कर रही थी उसमें लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें से करीब 14-15 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी के लिए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी सारी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में हम सभी लोगों को निकाल लेंगे। अगली खबर है, जहां गोपेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी सुरंग हादसे में घायल श्रमिकों से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि 22 में से 19 श्रमिकों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें कुछ ही की हालत गंभीर है। सभी का इलाज जारी है और जरूरत पड़ने पर रेफर करने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया। से घायल है, सभी का इलाज हो रहा है, ठीक से इलाज चल रहा है। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफर किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है
उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। सर, दो जानकारी क्या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और जो मृतक हाँ बिल्कुल, हैं, ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी, और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो करने का भी। अगली खबर है देहरादून में आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने पीपलकोटी सुरंग हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि हादसे में कुल 22 मजदूर फंसे थे, इनमें 12 घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी 3 मजदूरों की तलाश जारी है। मंत्री ने कहा कि राहत और बचाव में पूरी टीम जुटी है और जल्द ऑपरेशन पूर्ण करने की उम्मीद है। जो कल अचानक ही मलबा और पानी आने के कारण वहाँ कुछ मजदूर जो काम कर रहे थे वो टनल के अंदर फंस गए थे। उनकी टोटल संख्या 22 थी। 22 में से जो घायल थे 12 को वहाँ गोपेश्वर पीपलकोटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। एक को श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में भी लेकर आए हैं। एक को छुट्टी दे दी गई है। 7 की बॉडी रिकवर की गई है। अभी 3 वहाँ रिकवर नहीं हुए, लापता है। उन 3 के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। अगली खबर है देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। सीएम ने लोगों से घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रध्वज फहराने के साथ राष्ट्रध्वज संहिता का पालन करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा सिर्फ अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, एकता और गौरव की भावना का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम के साथ इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। अगली खबर है दून विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। युवाओं ने पलायन, रोजगार, उच्च शिक्षा, एआई और देहरादून की ट्रैफिक समस्या पर सवाल पूछे। सीएम धामी ने युवाओं से बदलती तकनीकी के साथ अपने कौशल को विकसित कर फ्यूचर रेडी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है और सरकार रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। वहीं देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और युवाओं के साथ संदेश भी क्या रहेगा? आज यहाँ पर 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। एक तो पहला पुस्तकालय भवन जिसका नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से रखे जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय लिया है यहाँ पर। और वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासों के लिए भी भवन बना है। दोनों ही भवन बड़े अच्छे बने हैं। और दूसरा, आज यहाँ पर FM रेडियो की भी दून विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है और इस FM रेडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी अपनी बात आम जन तक पहुँचा पाएंगे और एक अच्छा मंच उनको यहाँ से मिलेगा। और एक नवाचार है विश्वविद्यालय में ये। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय की सभी टीम को, की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को। अगली खबर है जहां रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बहनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश में महिलाओं के लिए 2 दिनों तक बस यात्रा निःशुल्क रहेगी। मुख्यमंत्री ने 2 दिन फ्री बस सेवा के आदेश दिए। इससे पहले रक्षाबंधन पर महिलाओं को सिर्फ 1 दिन ही निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलती थी। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा कर। अगली खबर है जहां संसद की कार्यवाही को लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नरेश बंसल ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन में चर्चा में भाग लेने के बजाय लगातार कार्यवाही बाधित की। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन से भागता हुआ नजर आया और सदन को चलने नहीं दिया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बंसल ने कहा कि जब विपक्ष के नेता ही सदन चलाने में रुचि नहीं रखते तो कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चल सकती है। उन्होंने विपक्ष पर लगातार व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया।
अगली खबर, देहरादून में नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विभाग और सरकार की पहली प्राथमिकता है। नाबालिग वाहन चालकों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और बाइक स्क्वाड से निगरानी रखी जा रही। बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 25,000 रुपए तक जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल तक निलंबित किया जा सकता है। ऐसे मामलों का निस्तारण कोर्ट के जरिए होता है। स्कूल के बच्चों की जो सुरक्षा है वो पहली प्राथमिकता है परिवहन विभाग की भी, सरकार की भी। इसमें समय समय पर अभियान चलता है और हम अपने जितने भी बाइक स्क्वाड्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई हैं कि अगर कोई नाबालिग जो है अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें स्पेशल अभियान चला के पुनः इसमें कार्रवाई की जाएगी और इसमें अभिभावक भी उतने ही जिम्मेदार हैं क्योंकि पेनल्टी इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़ा दी हैं। जैसे 1 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है, जो गाड़ी यूज़ की जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। 25,000 तक का इसमें जुर्माना है जो पेरेंट्स पे लगता है और ये कोर्ट में ही इस पे जो है जुर्माना का जो प्राविधान जो है इसी कोर्ट से ही सॉल्व होता है। अगली खबर है, जहां नैनीताल में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। बारिश के साथ घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई, जबकि ठंड में भी इजाफा हुआ। भारी बारिश के चलते एक राज्य मार्ग समेत कुल 8 मोटर मार्ग बाधित हैं। बंद सड़कों को खोलने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वहीं झील में कूड़ा न पहुंचे इसके लिए कर्मचारी बारिश के बीच नालों की सफाई में जुटे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून में सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक मूसलाधार हो गई। कई जगह तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल बैठक कर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता और निगरानी के निर्देश दिए हैं। बारिश के चलते देहरादून में आज स्कूल बंद रहे, जबकि कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज कराई गई। अगली खबर है, हरिद्वार में कांवड़ मेला सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो गई है, जहां एडीजीपी कानून व्यवस्था वी गुरुगेसन ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस और सभी प्रशासनिक एजेंसियों के सहयोग से मेला सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस साल करीब 4 करोड़ 8 लाख कांवड़िया हरिद्वार पहुंचे। बढ़ती कांवड़ियों की संख्या के बावजूद व्यवस्थाएं सुचारू रही। सारे तैयारी शासन से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी और उसके बाद सारा मीटिंग्स में तैयारियां पूरा हुआ है। प्लानिंग के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट हुआ। हमारा फोर्स उत्तराखंड पुलिस फोर्स और शासन के और प्रशासन के सारे एजेंसीज हमारे साथ दिए, तो मेला सब कुशल संपन्न हुआ। धन्यवाद। कांवड़िया का नंबर हर साल बढ़ते जा रहा है। इस साल पिछले साल से 8% ज्यादा है, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख के आसपास का हमारे अनुमान रहा। अगले साल भी और बढ़ेगा और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और आगे ठीक हो जाएगा, तो हमारा प्लानिंग भी और ठीक रहेगा। तो अभी हमारे एसएसपी से हमें एक किया है कि जो भी इसमें कमियां रही है उसे हमें नोट कर लिया जाए, अगले साल के उसी हिसाब से तैयारी हो। अगली खबर है, उत्तराखंड में सरकार के एप्पल मिशन के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे। पहाड़ी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गाला समेत उन्नत किस्मों के सेब का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी सब्सिडी और तकनीकी सहायता से युवा किसान बागवानी को रोजगार का जरिया बना रहे हैं। उद्यान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में तैयार होने वाली अगेती सेब की किस्में हिमाचल से पहले बाजार में पहुंच रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में किसान कुलदीप शाह ने 80% सब्सिडी का लाभ लेकर 500 सेब के पौधे लगाए हैं। आय दुगनी करने के लिए जो संकल्प है, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं। और एप्पल मिशन के माध्यम से आज हमारे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जो हमारे नौजवान कोरोना में लौट कर आए थे और बंजर भूमि पर आज सेबों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस नौजवान ने अभी 1000 पेड़ लगा रखे हैं और जो गाला सेब है, जो जिसकी वैरायटी हिमाचल को टक्कर दे रही है, ऐसा सेब यहाँ पर लग रहा है। और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ आज हम हिमाचल व कश्मीर के बाद तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारे किसान काम कर रहे हैं और सरकार है गाला वगैरह जो वेराइटीज है, अर्ली वेराइटीज है, और यहाँ पर किसान उसको इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल से
हमको जो है अर्ली क्रॉप मिल जाता है, जिसकी वजह से इनको रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। और इस मिशन को, एप्पल मिशन को पूरे स्टेट में लागू किया जा रहा है और वहाँ पर बड़ी अच्छी जो है क्वालिटी का सेब उत्पादन हो रहा है। मेरा नाम कुलदीप साहा है। मैं ग्राम सड़मल्ला से, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, टिहरी में पड़ता है। मेरे को एप्पल मिशन द्वारा जो हमने 500 पेड़ लगाए थे उसमें 80% करीबन हमें सब्सिडी मिली थी और जो उसके बाद जो रिजल्ट मिला है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट था और जो एप्पल था वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, जो हमने सोचा भी नहीं था। जो पहले प्लांट होते थे वो 6000-7000 फीट पे होते थे, तो गाँव वालों ने भी सोचा कि 3500, हमारे गाँव की एलिवेशन है 3504। अगली खबर है, त्योहारों की सीजन को देखते हुए नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया। विभाग की टीम ने रामनगर के ढिकुली, लखनपुर चुंगी मेन मार्केट और तहसील लाइन क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण किया। इस दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद बेचने वाले करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टीम ने दूध, दही, पनीर, घी और स्वीट कंडेंस्ड मिल्क के कुल 6 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं 7 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अमानवीकृत डेयरी, एनालॉग और गैर दुग्ध उत्पादों की भी जांच की गई। विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं अगली खबर, नैनीताल के भवाली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में करीब 82 लाख रुपए की अत्याधुनिक जांच मशीनें धूल फांक रही। वर्ष 2023 में मशीनें लगाए जाने के बावजूद केमिकल और पर्याप्त स्टाफ की कमी के चलते लैब का संचालन ठप है। यहां शुगर, लीवर, किडनी, लिपिड प्रोफाइल समेत कई जरूरी जांच की सुविधा उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। वहीं करीब 47 लाख रुपए की लागत से बने भवन में बारिश के दौरान सीले नाले से रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने लैब को जल्द शुरू करने की मांग की है। पब्लिक हेल्थ यूनिट है, ये 2023 में स्थापित की गई थी एनएचएम द्वारा, और इसके साथ ही सारी मशीनों को भी लगाया गया था। बट अभी तक ये मशीनें सुचारू रूप से कार में नहीं लाया गया है और इनके रिजल्ट भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को समय समय पर सूचित किया जाता रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।